जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस स्पेशल मॉक टेस्ट की श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं साइंस का। और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें हम पहले की तरह 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन कौन से साइंस के क्वेश्चन हैं जिनको आज के मॉक टेस्ट में शामिल किया गया है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एसएससी एमटीएस या एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम के लिए हमने बखूबी मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है। और एसएससी के लिए सारे एग्जाम जो एसएससी सीजीएल है आने वाला, डाटा एंट्री का एग्जाम है, या आपका जो अभी एमटीएस के एग्जाम आएंगे, सबके लिए एसएससी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये मैंने शुरू कर रखी है। तो आप यहाँ से जाके अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एटीएम का पूरा रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, इसका अगर आपसे पूछे आविष्कार किसने किया था तो जॉन सेफर बर्नार्ड के द्वारा जो एटीएम है ये बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 2। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? दोस्तों, या मैं सिंपली कहूँगी, जो सोलर पैनल होते हैं इनके ऊपर हम किसका लेपन करते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन। ऑप्शन ए, सिलिकॉन एक ऐसा मतलब सेमीकंडक्टर के रूप में इसको यूज करते हैं हम, सेमीकंडक्टर। और ये जो होता है ना, ये आपको जो सौर एनर्जी होती है इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा, सिलिकॉन इसका सही जवाब है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? दोस्तों, पदार्थ की जो तरंगें होती हैं ना, ये आपकी डी ब्रोगली तरंगें होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि पदार्थ की तरंगें जो होती हैं वो डी ब्रोगली होती हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखना चाहिए? तो दोस्तों, टेप रिकॉर्डर को किसके समीप नहीं रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा चुंबक के समीप टेप रिकॉर्डर को कभी भी रखना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि टेप रिकॉर्डर के अंदर भी चुंबक लगा होता है, और अगर चुंबक के विपरीत ध्रुव मिले तो चुंबक क्या कर लेगी, इसको अपने अंदर क्या करेगी, अटैक कर लेगी, जिससे आपकी जो मतलब इसका जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो खराब हो जाएगी। ठीक है। तो ये आप याद रखें, टैप रिकॉर्डर को चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया रेडियो का आविष्कार किसने किया था? पूछ लेता है, मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? दोस्तों, जो जड़त्व आघूर्ण है और कोणीय वेग का गुणनफल ये होता है आपका कोणीय संवेग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कोणीय संवेग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, अच्छा यहाँ पे लिखा गया कार्य। कार्य कैसी राशि है, अदिश या सदिश? कार्य अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों, ल्यूमेन जो मात्रक होता है ना, ज्योति फ्लक्स का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अच्छा, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। ल्यूमेन तो है ज्योति फ्लक्स का, लेकिन ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, पराश्रव्य मतलब पार, इसका मतलब है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगें पराश्रव्य तरंगें होती हैं। जो आपकी सोनार होता है ना, सोनार में कौन सी तरंगें होती हैं? अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगें। जो आपकी बैट होती है चमगादड़, चमगादड़ कौन सी तरंगें छोड़ती है? पराश्रव्य तरंगें। आपकी जो व्हेल होती है ना, डॉल्फिन या व्हेल, तो डॉल्फिन और व्हेल भी आपकी पराश्रव्य तरंगें छोड़ती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पराश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अच्छा, सोनोमीटर क्या मापता है? दोस्तों, जो सोनोमीटर होता है ना, ये वाइब्रेशन को मापता है, कंपनशील रज्जु को मापता है। हाइग्रोमीटर, ये इजीली क्वेश्चन है, जो नमी होती है, आर्द्रता, तो आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर वायु के दाब की माप करता है, और हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? 4, 3, 1, 2, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ये हाइग्रोमीटर बहुत आता है एग्जाम में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे में चारों ओर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, अगर आप कोई सेंट की शीशी रखें तो उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल जाएगी, विसरण के कारण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, विसरण के कारण। क्लियर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, रखिए। और क्या कहा गया है देखते हैं। तेल की
बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? दोस्तों तेल की बूंद पानी पर क्यों फैलती है? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस द्रव का प्रस्ताव कम होता है वह अधिक क्षेत्रफल घेरता है, और जिस तेल का क्योंकि तेल का प्रस्ताव पानी से बहुत कम होता है, तो यही कारण है कि पानी की तुलना में तेल का जो मतलब पृष्ठ तनाव है वो कम होने से जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है उसका, और घनत्व कम होने से वो क्या ज़्यादा फैलता है, मतलब उसके ऊपर रहता है और फैल जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका कि तेल की बूंद पानी पर इसलिए फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल यानी कि उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि आप पेंडुलम को कहाँ पर ले गए, चांद पर, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, देखो पेंडुलम को अगर आप चांद पर ले गए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2π√L/g। टी बराबर √L/g। चंद्रमा पर जी का मान कम होगा तो टी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी और जो आवर्तकाल है इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, तो चंद्रमा पर जी का मान कम होने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। इसका सही जवाब होगा उसकी समय अवधि क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? दोस्तों वेक्टर परिमाण का मतलब क्या है कि सदिश राशि कौन सी है? तो वे राशि जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि होती है। और वेग जो होता है ना, वेग सदिश राशि है, साथ साथ विस्थापन भी आपकी सदिश राशि होती है, बल आघूर्ण भी आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वेग, विस्थापन और ये सब आपकी सदिश राशि होती हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे इसके बारे में। अच्छा यहाँ पे बल आघूर्ण सॉरी विस्थापन में से सदिश राशि होता है और ये वेग भी सदिश होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बनना है आपके। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा ना ये 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 3.6 गुणा 10⁻6 और 10⁻6 को हम मेगा भी लिखते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? दोस्तों जो फ्रिज होते हैं ना, इनमें जो शीतलन होता है वो वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। अच्छा फ्रिज में कौन सी गैस भरते हैं हम? अमोनिया। फ्रिज में जो गैस का यूज किया जाता है वो अमोनिया होती है, NH3 का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। एक्स किरणें क्या होती हैं? दोस्तों एक्स किरणें जो होती हैं ये क्या हैं? तो ये आपकी निष्प्रभावी कण होते हैं। एक्स किरणें जो होंगी ये निष्प्रभावी कण होते हैं, इन पे कोई भी आवेश नहीं होता एक्स किरणों पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट आपका, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दोस्तों आपने इनो खाया होगा, इनो जो एसिडिटी को कम कर देता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आपको पता है कि खाने का सोडा जो होता है वो कौन सा होता है? खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। सूत्र क्या होता है इसका? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? कांसा। दोस्तों जो कांसा होता है ना ये आपका बर्तन और मूर्ति बनाने के काम आता है। ऑप्शन ये वाला 2 से मेल खाता है। ओके को कांसा बर्तन और मूर्ति बनाने के काम। पीतल तार और मशीन के पुर्जे बना सकते हैं आप इससे। कृत्रिम सोना जो होता है इससे आप आभूषण मूर्ति बना सकते हैं। जर्मन सिल्वर से आप बर्तन बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा आपका 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या, ये कौन सा था आपका? क्वेश्चन संख्या 18 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहा गया है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। अच्छा देख लेते हैं क्या है। बहुलकीकरण की क्रिया में एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, सही है। बहुलकीकरण में कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते, ये भी सही है। बहुलीकरण में जल आदि के अणु छोटे छोटे अणु मुक्त होते हैं, ये गलत है। मतलब इसका ऑप्शन बी सही है, एक और दो आपके सही हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आपका CaC2 अर्थात कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर कौन सी गैस देगा। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड को जब आप जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिलीन गैस निकलेगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एसिटिलीन गैस। ठीक है। और जब आप फल पकाते हैं ना, हम फल पकाने के दौरान भी कौन सी गैस निकलती है, कैल्शियम कार्बाइड से अगर आप फल पकाएंगे तो फल पकाने में भी एसिटिलीन गैस निकलती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मीथेन गैस। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन गैस ना धान के खेतों से निकलती है। धान के खेत जो होते हैं उनसे से कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस। और अगर आपसे पूछे कि कोयले की खदानों में विस्फोट कौन सी गैस करती है, मीथेन, तो कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका सिरका अर्थात विनेगर निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है। दोस्तों जो एसिटिक अम्ल होता है ना, इसका वाणिज्यिक नाम जो होता है वो आपका सिरका होता है, याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, ये इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल हमारे पाचन में सहायक होता है, तो पाचन में सहायक अम्ल होता है आपका हाइड्रोलिक अम्ल। और यह आपका ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है, वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। CH3OH का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब ये मैथिल अल्कोहल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी मैथिल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों। और ये इससे शराब नहीं बनती है, ये जहरीला होता है, लेकिन शराब बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं एथिल अल्कोहल का, C2H5OH, इसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। क्लियर। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। दोस्तों न्यूक्लियस जो होता है वो किसका बना होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के अंदर यानी कि देखो ये परमाणु और ये परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक में जो चीज़ें रहेंगी वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इनको बोलेंगे न्यूक्लियस। तो इसके अंदर दो चीज़ें मिलेंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन चारों यहाँ पे घूमते रहते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। क्लियर। चलिए जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों जब जल के स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व के साथ मिलने की क्रिया को जल योजन कहा जाता है। ऑप्शन ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट आपका सूखी बर्फ क्या होती है। दोस्तों सूखी बर्फ जो होती है ना, वो एक्चुअल में ठोस CO2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ बोलते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होगी, याद रखना। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि दोस्तों अम्ल वर्षा से नुकसान इसलिए होता है क्योंकि अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल का कंटेंट देखा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ और कौन सा अम्ल हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैसें होती हैं जो अम्ल वर्षा करती हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, देखो प्राकृतिक रबर का पूछा है तो यह आपका आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का जो पॉलीमर है वो नेचुरल फॉर्म में वो आइसोप्रीन होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा रबर को मजबूती देने के लिए हम क्या मिलाते हैं इसमें, तो रबर को मजबूती देने के लिए इसमें सल्फर मिलाते हैं, सल्फर। और रबर में सल्फर मिलाने की क्रिया को बल्कनाइजेशन कहा जाता है। बल्कनाइजेशन क्या है, तो रबर में सल्फर मिलाना बल्कनाइजेशन कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा गया आपका एसिटिलीन तो हो गया है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 क्या कहता है, लोहे में जंग किसके कारण लगता है। दोस्तों लोहे में जंग जो लगता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये लगता है आपका ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जब भी लोहे में जंग लगेगा लोहे का भार इससे बढ़ जाता है, तो लोहे में जंग लगने पर इसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन लोहा खोखला हो जाता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए हम चढ़ाते हैं इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट आपका खनिज क्या है। दोस्तों एक खनिज जो है वो क्या होता है, तो खनिज आपका प्रकृति में पाए जाने वाला कोई अवयव है। ठीक है, तो ये मेनली किस चीज़ का बना होगा दोस्तों, खनिज मेनली ठोस होता है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठोस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका एक ऑक्सीजन परमाणु में दो परमाणु किससे संबंध होते हैं। दोस्तों एक ऑक्सीजन परमाणु में जो परमाणु होंगे ना, दो आबंध होते हैं आपके, दो आबंध, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड होता है इसमें। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अच्छा सूची 1 क्या कहता है कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है ना, इससे कौन सा रोग हो सकता है। दोस्तों मादा एनाफिलीज मलेरिया कर सकती है। क्यूलेक्स मच्छर क्या कर सकता है, ये फाइलेरियासिस कर सकता है। रेत मक्खी क्या कर सकती है, कालाजार कर सकती है। सीसी मक्खी नींद की बीमारी कर सकती है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका 4 3 1 2।
4 3 1 2 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 32 क्या कहा गया है, रक्त क्या है। दोस्तों रक्त जो होता है ना एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, तरल संयोजी ऊतक। रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.4। और हमारे ब्लड में कौन सी मेटल होती है, आयरन होता है, याद रखिएगा। अच्छा, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, 600:1, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सामान्यतः निषेचन किस में होता है। दोस्तों अगर हम नॉर्मली कंडीशन देखें तो निषेचन जो होता है ना ये आपका डिम्बाशयी नली में होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, निषेचन की क्रिया से जाइगोट बनता है, जाइगोट ही आगे चल के यूट्रस का रूप ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है। दोस्तों सही जवाब है एपीकल्चर, ऑप्शन बी, मधुमक्खियों के प्रबंधन और प्रजनन को एपीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर क्या होता है, पीसीकल्चर मछली पालन के लिए है, मछली। और सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन के लिए होता है, रेशम कीट। सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर आपका वन संवर्धन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता भी होती है, और क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सी धातु होगी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 क्या कहता है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। दोस्तों यूकेलिप्टिस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। अगर कभी क्वेश्चन आए ना कि पर्यावरण का आतंकी किसे कहा गया है, तो दोस्तों पर्यावरण का आतंकी ये यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। पर्यावरण का आतंकी पौधा किसको कहा गया, यूकेलिप्टिस। और ये ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है यूकेलिप्टिस, याद रखना इसके बारे में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा इनमें से ऑप्शन के अनुसार वो यूकेलिप्टिस है। अच्छा, यहाँ पे ना एक शब्द लिखा गया आपका आम। आम का वैज्ञानिक नाम काफ़ी आता है एग्जाम में, मेंगीफेरा इंडिका। मेंगीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि जो नारियल अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पर, वो केरल में है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है। दोस्तों कौन सा वैक्सीन नहीं है, तो वो यहाँ पे देखा जाए, देखो बीसीजी वैक्सीन है, टीबी के लिए पोलियो वैक्सीन होता है, एंटी रेबीज। लेकिन प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना ये हार्मोन होता है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो होते हैं महिलाओं में उसको विकसित करता है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते। दोस्तों जानवरों के दांत नहीं होते, जब कौन सा समूह है, तो सिंपल क्वेश्चन है, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, इनके दांत नहीं होते। तो मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ इनके दांत नहीं होते, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि चोंच होती है इनके अंदर। नेक्स्ट आपका टेमीफ्लू क्या है। दोस्तों टेमीफ्लू जो होता है ना ये एक्चुअल में एक औषधि है, और टेमीफ्लू जो है ना बर्ड फ्लू के लिए होती है, बर्ड फ्लू पक्षियों के लिए जो फ्लू होता है। अगर कभी क्वेश्चन आए ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, याद रखना इसके बारे में, पूछ लेता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं। दोस्तों एंजाइम जो होंगे ना ये आपके प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना, फेफड़े से रुधिर के लिए, तो फेफड़े से रुधिर के लिए लेके जाती है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो हैजा के रोगाणुओं की खोज जो की गई थी ये की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हैजा की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा। अच्छा, हैंसन ने किसकी खोज की थी, कुष्ठ रोग। हैंसन ने किसकी खोज की थी, तो कुष्ठ रोग की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। क्वेश्चन संख्या 43 क्या कहता है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। दोस्तों वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणी जो होते हैं ना इनको वृक्षवासी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आयोडोफार्म का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों जो आयोडेक्स होता है ना आयोडोफार्म ये पूर्तिरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना एक लिखा गया है निश्चेतक,
कभी आपने नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुना होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं, ये आपकी निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं हम इसको, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों का कॉन्सेप्ट जो दिया था ना, ये दिया था जोसेफ फ्यूरियर ने। जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपकी क्या होती हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया डॉक्टर अब्दुल कलाम, भारत का मिसाइल मैन किसको कहा गया? भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर कलाम साहब को। और कलाम साहब की आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर कलाम साहब की आत्मकथा का नाम है, याद रखना। सभी कंप्यूटरों में क्या लागू होता है? दोस्तों दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं सब में आपकी मशीनी भाषा लागू होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, मशीनी भाषा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं? प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट होता है, याद रखिएगा। बाकी कीबोर्ड, स्कैनर और डिस्क, ये सब आपकी इनपुट डिवाइस हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, ये आपका चतुर्थ पीढ़ी में आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, चतुर्थ पीढ़ी। 1971 से 1982 तक चतुर्थ पीढ़ी चढ़ती है। क्वेश्चन संख्या 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 49, सी भाषा में विचरण संप्रतीक फॉर्मेटिंग करेक्टर से पहले कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परसेंटेज लगाना चाहिए, परसेंटेज। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 50 क्या कहता है? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया था ना, वो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये था एक छोटा सा मॉक टेस्ट, साइंस स्पेशल 50 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।